हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो सिविक्स का 4th चैप्टर है अंडरस्टैंड ग्लॉस का पार्ट 1 मैंने बना दिया है पहले से। अगर आपने वो नहीं देखा है तो कोई नहीं, मैं कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बहुत सा कुछ कवर कर चुके हैं और अभी हम लोग आते हैं हाउ डू न्यू लॉज केम अबाउट। तो जो लॉज है कहाँ से आए। पार्लियामेंट का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कानून बनाने का, ठीक है। देर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स एंड सोसाइटी रेज दैट आर नीड फॉर पर्टिकुलर लॉ। तो बहुत सारे मतलब डिफरेंट सोसाइटीज़ होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो न्यू लॉ के न्यू कानून की मांग करते हैं। एंड इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज जो सेंसिटिव टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। तो पार्लियामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही होता है कि वो देखे कि लोगों को किस में दिक्कतें आ रही और उनको किस टॉपिक के ऊपर कानून निकालना चाहिए। Let us read the following story to understand how issue of domestic violence were brought to attention of parliament and the process adopted to इस issue became law। तो अभी हम लोग एक स्टोरी देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस का। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को पीटता है तो उसको हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, या फिर अब्यूज़ करता है तो उसको भी हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं। तो पार्लियामेंट किस प्रकार से जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक नया लॉ लेके आए, न्यू कानून लेके आई और फिर वो कानून किस प्रकार से चला। तो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर पहले हम लोग जान लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जनरली रिफर्स टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट में यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। तो डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है कि इंजरी और हार्म मारना, अपने मतलब कोई भी अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है तो उसका हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं। फिर इंजरी में भी कॉज बाय फिजिकली बीटिंग अप और दी वोमेन और इमोशनली एब्यूजिंग कर। तो किस प्रकार से चोट पुच डोमेस्टिक वायलेंस जो दो तरह के होते हैं, एक तो फिजिकली बीटिंग का मतलब होता है मारना हाथ से या फिर जिससे भी, और फिर दूसरा है कि इमोशनली एब्यूजिंग का मतलब उतना है कि ऐसे कुछ गाली देना जिससे उनको हर्ट हो, ठीक है। एब्यूज ऑफ द वुमेन कैन आल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक एब्यूज। तो एब्यूज जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। वर्बल का मतलब होता है कुछ ऐसे बोलना, मतलब कुछ बोल देना जिससे मतलब उनको बुरा लगे, ठीक है। फिर सेक्सुअल का मतलब है कि जो कुछ करना जो उनकी वाइफ को पसंद ना है। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि उनको घर चलाने के लिए पैसा ना देना। तो इस प्रकार के हो सकते हैं एब्यूज। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस Act 2005 extend the understanding of term domestic to include all women who live or lead together in share household with male members who is perpetrating the violence। तो फिर 2005 को एक लॉ आया था कि पार्लियामेंट ने से बनाया था कि जो भी स्त्रियां हैं उनको भी उतना ही अधिकार होगा घर पे जितना उनके हस्बैंड को है। तो ये लॉ किया गया था। और अगर कोई भी जो हस्बैंड ऐसे बीट करेगा तो उनके जो पति को ऐसे सज़ा भी दी जाएगी। तो ऐसे भी लॉ बना था 2005 में। तो यहाँ पे हम लोगों की बात की गई, यहाँ पे कुसुम और फिर साजिया की बात कही गई है। तो कुसुम और साजिया देखते हैं कि उनको पता है कि उन्होंने कितना लॉन्ग स्ट्रगल किया था फ्रीडम होने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस से। क्योंकि वो दोनों एक ग्रुप के मेंबर्स हैं वुमेंस के, जहाँ जो मतलब वुमेंस को फ्री करती है इन सब के चीज़ों से, डोमेस्टिक वायलेंस से। तो उनको याद है कि उनको कितने साल लग गए ये सब कुछ लॉ आने के लिए। तो साजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर। तो वो एक जो कुसुम है साजिया को बोलते हैं कि क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, ये तो आज तो बहुत खुशी का दिन है वुमेंस के लिए। तो जो कुसुम बोलते हैं कि वुमेंस के लिए नहीं, जिस भी घर में किसी के साथ भेदभाव होता है, किसी को मारा जाता है, उनके लिए भी बहुत काम की चीज़ है। और वो बोलते हैं कि कितना लॉन्ग टाइम लग गया है। ये तो अच्छी बात है कि मतलब अच्छी कानून तो निकला, लेकिन बहुत ही टाइम लग गया उसको निकलने में और हमें कितना मतलब सहना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस लॉ को करने के लिए। तो कुसुम और साजिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और उनको याद है कि उन्होंने वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए कितना बड़ा जर्नी उनको लग गया इस लॉ को आने में। तो अप्रैल 1991 में उनका एक डे होता है ऑफिस में। तो एक लेडी बोलती है कि उनका जो हस्बैंड है उनको मारते हैं
और वो कि ये जो बात है किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि उनको असेम्प्ट का मतलब होता है शर्म आती है, और वो अभी रह नहीं सकते उनके हस्बैंड के साथ, और उनको कहीं किधर जाना है। और फिर दूसरी लेडी बोलती है कि उनके जो बेटे और फिर उनकी जो बहू है उनसे अच्छे से बात नहीं करते, उनको अच्छे से उनको मतलब रहने नहीं देते, और उनको घर से भी निकाल दिया। तो वो जो लेडी जिसको मारा जाता है उनके हस्बैंड के द्वारा, वो बोलती है कि मुझे पुलिस के पास नहीं जाना, लेकिन मुझे सिर्फ यही करना है कि ये जो हस्बैंड मेरे को मारते हैं वो बंद हो जाए। फिर दूसरी लेडी जिसको घर से निकाला था वो बोलती है कि मुझे भी नहीं जाना पुलिस के बाद, मुझे सिर्फ अपने घर भी जाना। तो यहाँ पे एक लॉ निकाला गया था, एक क्रिमिनल लॉ, जो इस ऑप्शन के चांसेस नहीं देते। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब लॉ ऐसे पास किया गया था कि आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा, लेकिन ये जो लेडीज़ नहीं जाना चाहती थी, तो ये जो लॉ निकाला गया था गवर्नमेंट ने, वो उनको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो जो लॉ है 1990 को निकला था। तो यहाँ पे जो वुमेन बोलती कि वी हैव हियर टेस्टोमेटिस। टेस्टोमेटिस का मतलब है कि हमने सारी औरतों की दुखिया सुनी है कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको अपने अधिकार चाहिए जिससे वो रह सके, और हमें उनके लिए उसलिए सिविल लॉ, एक नया लॉ की ज़रूरत है। तो 1990 में जो लॉ से जो कानून बनाते हैं वो सब कुछ बिल बना रहे थे जिससे डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट किया सके। तो डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस क्या इंक्लूड करता है, फिजिकली मारपीट की, इकोनॉमिक पैसा के लिए, सेक्सुअल का मतलब मैंने बता दिया, वर्बल का मतलब होता है इमोशनल एब्यूज़ करके। फिर जो लॉ है ये कवर करना चाहिए कि जो वुमेन्स को भी क्या मिलना चाहिए, सेट डोमेस्टिक स्पेस, मतलब उनके घर में उनको रहने के लिए अधिकार होना चाहिए, उनको भी उतना अधिकार होना चाहिए जितना उनके हस्बैंड का है, उनको भी मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अभी मॉनेटरी रिलीफ का मतलब है कि एक जज बोलता है कि मॉनेटरी रिलीफ का जो, देखो ये कौन है, ये है वो, मतलब ये सब कुछ डिस्कस कर रहा है किसके बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रूल्स लॉ बना रहे हैं, तो इसलिए इनको डिस्कस करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक लेडी पूछती है कि पैसों का क्या, वुमेन्स को तो पैसा भी मिलना चाहिए। तो मीटिंग कैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है जिससे लॉ पास करे। देखो लॉ जैसे कैसे पास किया जाता है, अगर मान लो कि अगर कोई राज्यसभा लॉ बनाती है तो राज्यसभा लॉ बनाने के बाद वो लोकसभा जाता है, अगर लोकसभा को उनको मतलब अच्छा नहीं लगता है कि उनको कुछ चेंज करता है तो वो चेंज करते हैं, फिर से वो राज्यसभा जाता है, और राज्यसभा के बाद फिर से वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट सहमत कर दे कि हाँ ठीक है ये लॉ सही है, तो जो कानून है उसको चलाया जाता है। तो जो वुमेन मूवमेंट है उनको एक नया लॉ चाहिए था डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, और जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट भी सून इंट्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, और फिर जो हाँ, तो फिर हम लोग का यहाँ पे आएगा कि जो फाइनली जो पार्लियामेंट ने 2002 में लॉ इंट्रोड्यूस कर लिया था, लेकिन जो बिल है जो वुमेन्स ने सजेस्ट किया था कि उनको किस प्रकार से लॉ करना चाहिए, लेकिन उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो एक लेडी बोलती है कि हमें इसको अपोज करना पड़ेगा, मतलब बिल, और एक हमें एक नया कानून चाहिए, क्योंकि इससे जो वुमेन से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो उनको चीज़ें ज़रूरत थी उनको वहाँ पे लिखा नहीं है। तो एक लेडी बोलती है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए जिससे हम लोग अपना जो फीलिंग है वो हम लोग बता सकते हैं। तो सेवरल जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो आके ऐसे करती है। तो यहाँ पे एक बिल का ऐसे बताया गया कि हमारे जो लॉ में कस्टडी ऑफ चिल्ड्रंस को, मतलब क्या होता है कि मेनली क्या करते हैं, अगर बच्चा होता है तो मेनली हस्बैंड लेके चला जाते हैं और वुमेन्स के पास कुछ भी नहीं रखते। तो ऐसा भी होना चाहिए, कस्टडी भी होना चाहिए जहाँ पे जो वुमेन्स को भी इतना ही अधिकार होना चाहिए जैसे हस्बैंड के पास अधिकार है अपने बच्चे के ऊपर। तो वही बताया गया है कि, और फिर उसके बाद 2006 में कॉन्फ्रेंस में व्हाट इज़ द न्यू लॉ, क्या हो गया, हाँ, व्हाट इज द लॉ इज फर्स्ट रिकॉग्नाइजिंग अ ह्यूमन राइट टू वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड्स अ कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो पहले ये है कि न्यू लॉ ये है कि वुमेन्स को उतना ही अधिकार होना चाहिए जितने लोग वाइफ के ऊपर है। और ये जो लॉ निकला था 2006 में बहुत ही अच्छा लॉ निकला था, जिससे जो भी औरतें हैं, जितनी भी घर में औरतें हैं, उनको सुरक्षा पाई गई। और ये जो लॉ है बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है जिससे पता चलता है कि जो वुमेन से आराम से रह सकती है उनको भी उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा, उनको मॉनेटरी रिलीफ का मतलब पैसा भी मिलेगा जिससे उनकी जो भी मेडिकल कॉस्ट है वो भी कर सके। और अब यहाँ से एक नया जर्नी स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, यस नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू एंश्योर दैट दिस इज लॉ इज इम्प्लीमेंटेड एंड अनफोर्स। ये जो लॉ है कंपलसरी और सबको ये मानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे सब कुछ बताया गया है। तो
यह हमें पता चल गया. As the above examples show, the role of citizens is crucial in helping parliament frame different concerns that people might have into laws. तो ये एक एग्जाम्पल हमें ऊपर दिखाई देता है कि जो सिटीजन्स का कितना क्रूशियल कितना इम्पोर्टेंट रोल है पार्लियामेंट में, क्योंकि वो सिटीजन्स ही है जो पार्लियामेंट को फोर्स करते लॉ बनाने के लिए, या फिर अगर वो लॉ अच्छा नहीं है तो उसके अपोज भी करते. सिटीजन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते पार्लियामेंट के लिए. ठीक है. फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द न्यू ऑफ लॉ इज टू पास एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस द वॉइस ऑफ सिटीजन्स इज पुट्स लैंड. मतलब जब तक लॉ बने और जब तक ना बने तब तक जो सिटीजन्स का काम बहुत ही. और अगर हमें अपोज करना है, जो लॉ अगर हमें पसंद नहीं आता, हम लोग टीवी रिपोर्ट से मतलब अपोज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में डाल के, रेडियो सुन के, एक लोकल मीटिंग करके. इस प्रकार से अगर पार्लियामेंट का अगर मतलब ऐसे कुछ लॉ बनाते जो पीपल को पसंद नहीं है तो इससे हम लोग अपोज कर सकते हैं. तो थोड़ा सा ही बाकी है चैप्टर. तो यहाँ पे हमें एक रोज़ा पार्क्स की बात बताई गई. रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकन और अमेरिकन वुमेन होती है जो बहुत ही थकी हुई थी. आपको पता है कि अफ्रीका में मेनली गोरे और फिर जो काले में गोरे और काले में भेदभाव होता है. तो जो 1 दिसंबर में कहानी यहाँ पे बताएगी, 1 दिसंबर 1955 की, कि जो रोज़ा है वो बैठी थी बस में आके और एक गोरा मैन उसको आके एक सीट मांगता है, लेकिन वो देती नहीं है. बोलती है कि मैं तो थकी हुई, मैं कैसे दे दूँ. और फिर उन्होंने जो वाइट पर्सन वो बोलते हैं कि आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, आप तो काली हो तो इसलिए आप अपने हद में रहिए, मैं गोरा हूँ और मेरे पास अधिक पावर है. तो वैसे बोलता है. और फिर मतलब रोज़ा पाक को लगा कि ऐसे क्यों है, तो इसलिए वो एक मतलब स्ट्रगल करती है, एक नया मतलब ऐसा फाइट करने के लिए रेडी होती है. और बाद में उनको जाके 1964 में अधिकार मिलता है कि यूएसए में कभी भी जो है कोई भी पर्सन को भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके रिलीजन को देख के, ना ही का नेशनल देख के किया जाएगा. मतलब उनको 1955 से लड़ रही थी और उनको 1964 के जाके मिला. मतलब पूरे 1000 साल के बाद उनको जाके मिला. ठीक है. तो अभी हमारे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉस. ठीक है. Let us look at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. का मतलब होता है कि अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि पार्लियामेंट जो एक ऐसे लॉ कानून बनाती है जो बहुत ही अनपॉपुलर होता है. कभी कभी ऐसे बहुत सारे एक लॉ होते हैं जो लीगल होते हैं और बहुत ही अनपॉपुलर और अनएक्सेप्टेबल होते हैं. अनएक्सेप्टेबल का मतलब है कि पीपल उसको मान नहीं पाते, उस लॉ को मान नहीं पाते क्योंकि पीपल को पसंद नहीं आते. उनको ऐसे पीपल को लगता है कि उनको कोई हार्मफुल होगा, ये लॉ है उनको अच्छे मतलब अनफेयर है, हार्मफुल होगा तो उनको पसंद नहीं आएगा. तो इससे वो क्या कर सकती, क्रिटिसाइज़ कर सकती है, विरोध कर सकती है, मीटिंग कर सकती है, इसके बारे में न्यूज़पेपर में, टीवी में बोल सकती है. तो इस प्रकार से इन अ डेमोक्रेसी लाइक आवर सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंग्स टू सब एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम बाय द पार्लियामेंट. तो इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी हमारे कंट्री, डेमोक्रेसी का मतलब है कि पीपल वोट करते हैं और हमारे नेता को चुनते. तो सिटीजन्स के पास अधिकार है कि वो रिप्रेसिव लॉज का मतलब है कि ऐसे लॉ जो हार्मफुल होते हैं उसके अगेंस्ट वो जा सकते हैं पार्लियामेंट के अगेंस्ट. व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू फील दैट अ रॉन्ग लॉ हैज़ पास देयर इज अ प्रेशर ऑन पार्लियामेंट टू चेंज इन दिस. तो मान लो कि अगर पीपल बोलते हैं कि ये लॉ गलत आपने बनाया है, आपको किसने अधिकार दिया ऐसे लॉ बनाने के लिए, तो पार्लियामेंट को वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया लोगों से ही तो बना है, लोग जो बोलेंगे उसका ही चलेगा. ठीक है. तो वही पार्लियामेंट को चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया है कि ऐसे बहुत सारे म्यूनिसिपल लॉ हैं. जैसे कि एग्जांपल दिया है कि आपको पता है कि जो मार्केट है वो उसका मतलब हेड कौन होता है, म्यूनिसिपल होता है. अगर म्यूनिसिपल बोल दें कि आपने देखा कि मार्केट होती है तो बहुत लोगों को हेल्पफुल होता है, जो उसके पास में रहते हैं उनको सस्ता भी पड़ जाता है दाम में और वो ईज़िली उनको सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है. लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे चलने में बहुत दिक्कतें होती, कार वार वैसे चलने में. तो अगर म्यूनसिपल बोलते कि दुकानें नहीं होगी तो उन लोगों के साथ तो अन्याय होगा जो मतलब जो वहाँ पे काम करते हैं.
तो उनके साथ तो होगा, लेकिन जो वहाँ पे इजीली उनको सस्ता मिल जाता है तो उनके लिए भी तो हार्मफुल होगा, क्योंकि उनको दूर दूर जाके करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो लॉ है कोई एक ग्रुप को फेवर नहीं करती, और अगर जो पीपल अगर उसको समझे कि ये लॉ अनफेयर है, अच्छा नहीं है, तो वो कोर्ट में जाके इस बार इस इशू में बता सकते हैं। और कोर्ट के पास पावर है कि वो जो लॉज उन्होंने बनाए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब अगर उनके पास है कि अगर जो लॉ से हार्मफुल है तो वो पार्लियामेंट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है। तो आपने क्लास 7 की बुक में आपने देखा होगा कि 7th में कि वहाँ पे जो वुमेन्स के मूवमेंट के अगेंस्ट से बहुत बार दिया गया है। ठीक है, तो हमें ये वी नीड टू रिमेंबर दैट अवर रोल अ सिटीजन्स डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अभी हम लोग सिटीजन्स से, हमारा सिटीजन्स का यही काम नहीं है कि हमें सिर्फ अपना वोट दे देना अपने नेता को, हमारा काम हो गया। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, हमारा काम तो तब शुरू होगा जब हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे जो नेता को इलेक्ट किया है। रेदर इट इज़ देन दैट वी बिगेन टू यूज़ न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया टू केयरफुली चार्ट द वर्क और व्हाट इज़ डन बाय आवर MPs and criticize their actions when we feel it is required। तो हम लोग जो है, अगर हमें कोई भी लगे कि हमारा जो लॉ है वो गलत है, तो मतलब हम लोग देखो, अभी हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को मतलब वोट तो दे दिया, लेकिन हमें न्यूज़पेपर में पढ़ना चाहिए या फिर मीडिया देखना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो MP से किस प्रकार से काम करना चाहिए। और हमें जब भी लगे कि वो जब उन्होंने कोई गलत कानून पास किया तो हम लोग उनके अगेंस्ट जाना चाहिए। अगर वो कभी अच्छा लॉ बनाते हैं तो उसका हम लोग प्रेज़ करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें माइंड में ऐसे रखना चाहिए कि हम ये पार्लियामेंट पीपल ही है जो पार्लियामेंट को परफॉर्म करते हैं, और ये पीपल का काम है कि वो अच्छे से पार्लियामेंट को चलाए और ये देखे कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। और अगर मान लो कि वैसे कोई लॉ निकालते जो पीपल के बहुत ही उनको गलत लगता है, हार्मफुल है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग न्यूज़पेपर के थ्रू, फिर TV के थ्रू, फिर उसके बाद पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू हम लोग उस लॉ को चेंज कर सकते हैं। तो हो गया हमारा चैप्टर। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और फिर अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए आपके 8th स्टैंडर्ड में से या फिर कोई भी स्टैंडर्ड में से, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं 10th तक पढ़ाती हूँ, लेकिन 9th और 10th में आपको इंग्लिश और फिर हिंदी ही मिलेंगे, और कभी कभी कोई साइंस के वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।